अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछला सबक पढ़ा था तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं और खड़ी हरकत को एक अलिफ की मिक़दार थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है। आज का जो हमारा सबक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम जो भी तख्ती पढ़ रहे हैं पहले उसकी तारीफ़ें पढ़ रहे हैं। तो जब हम तारीफ़ पढ़ लेते हैं तो हमें वो तख्ती उसको पढ़ना, उसका जोड़ करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम इसकी भी पहले पहचान करेंगे, बच्चों को पहचान करवाएं ताकि उनको इन चीज़ों को मालूम हो कि इस तख्ती में हमने पढ़ना क्या है और उन अल्फाज की पहचान क्या है। जब पहचान हो जाती है तो बच्चों को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ये तख्ती पूरी आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, वरना इनको अच्छे तरीके याद करवाना पड़ता है। एक एक लफ्ज़ इसको खींच के पढ़ो, इसको खींच के, ये तो बता रहे होते हैं कि इसको खींच के पढ़ो, लेकिन ये नहीं बता रहे होते क्यों खींच के पढ़ना है। तो बहुत ही मेन बात ये है कि ये बताना है कि क्यों खींच के पढ़ना है। जब बच्चों को इस बात का जवाब मिल जाता है कि क्यों खींच के पढ़ना है, वो ख़ुद ब खुद खींच के पढ़ते हैं और उनको इन अल्फाज की पहचान भी हो जाती है। तो इन अल्फाज की पहचान के लिए हमने 4 सवाल पढ़ने हैं, ठीक है। वो 4 सवाल जो हैं बहुत ही आसान हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा थोड़ा सबक दें। मैं भी आपको इसी तरह थोड़ा थोड़ा सबक की ये वीडियो बना के देता हूँ। पहले तख्ती के शुरू में जो हमने हरकत पढ़नी होती है उसकी मैं तारीफ़ पढ़ाता हूँ। उसके बाद वो जब बच्चा याद कर लेता है, तारीफ़ की याद कर लेता है, पहचान भी हो जाती है, तो उसको उस आगे तख्ती पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। तो आइए हम सबक शुरू करते हैं। तो इस तख्ती का पहला सवाल क्या है, ये जो हरूफ मद्दा हैं वो कितने हैं। सवाल नंबर 1, हरूफ मद्दा कितने हैं। जवाब, हरूफ मद्दा 3 हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 1 जवाब क्या है, हरूफ मद्दा 3 है। सवाल नंबर 2 इसका क्या होगा कि हमने जो हरूफ मद्दा 3 कहे हैं हमें वो मालूम होने चाहिए वो हरूफ मद्दा 3 कौन कौन से हैं। सवाल नंबर 2, हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं। जवाब, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा हरूफ मद्दा हैं, ठीक है। तो पहले इनका मालूम होना ज़रूरी है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा हरूफ मद्दा हैं, ठीक है। ये 3 हरूफ हैं और ये हरूफ मद्दा हैं, ठीक है। और उसके बाद अब जो सवाल है, सवाल नंबर 3 बहुत ही ज़रूरी और समझने के लिए, पहचान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सवाल नंबर 3 क्या है, हरूफ मद्दा की क्या पहचान है। तो पहचान के लिए हम बच्चों को समझाएंगे कि किसी चीज़ को पहचानने के लिए उसकी चंद निशानियाँ होती हैं, वो निशानियाँ हमने याद करवानी हैं तो बच्चे को पहचान हो जाती है, तो उसकी अच्छे तरीके पहचान करके उसको अच्छे तरीके पढ़ लेता है। जब शुरू में हम पहचान नहीं करवाएंगे तो सारी तख्ती को पढ़ाने में मुश्किल होगी और बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होगी। जब पहचान शुरू में करा देंगे तो बच्चे को पढ़ने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो सवाल नंबर 3 क्या था, हरूफ मद्दा की क्या पहचान है, ठीक है। हमें तो मालूम है कि अलिफ मद्दा है, तो अलिफ मद्दा हर जगह अलिफ आएगा तो हर जगह अलिफ मद्दा तो नहीं होगा। तो इसलिए पहचान क्या होगी कि अलिफ जो है उसके पिछले हर्फ के ऊपर क्या होगी, ज़बर, यानी ज़बर के आगे जो अलिफ होगा वो ज़बर वाला जो हर्फ है ना, ज़बर वाले हर्फ के आगे जो अलिफ होगा वो अलिफ मद्दा होगा। ये अलिफ मद्दा की पहचान है। जहाँ भी अलिफ मद्दा आएगा उससे पिछले हर्फ पर क्या होगी, हरकत कौन सी होगी, ज़बर ही होगी जहाँ भी आएगा। तो इसलिए जब ज़बर वाले हर्फ के आगे अलिफ है तो वो अलिफ मद्दा होगा, तो उस ज़बर वाले हर्फ को अलिफ से मिलाकर थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे तो ये अलिफ मद्दा की पहचान है। आगे क्या है, वाव मद्दा। तो वाव मद्दा होने के लिए सबसे पहले वाव का साकिन होना ज़रूरी है। ये जज़्म है, इस हरकत का नाम क्या है, जज़्म। तो ये जज़्म, इस हरकत का नाम याद होना ज़रूरी है कि इसका नाम क्या है, जज़्म। जब किसी हर्फ पर जज़्म आती है वो हर्फ क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है। साकिन का मतलब है खामोश हो जाना। जब चीज़ खामोश होती है उसको पिछले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए वाव मद्दा की पहचान क्या होगी, वाव मद्दा की पहचान ये होगी कि वाव साकिन होगा। वाव साकिन का होना ज़रूरी है। अगर वाव साकिन नहीं होगा, वाव के ऊपर जज़्म नहीं होगी तो वो वाव मद्दा भी नहीं बनेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो वो वाव मद्दा भी नहीं बनेगा। इसलिए वाव साकिन के पिछले हर्फ के ऊपर हरकत कौन सी होनी चाहिए, पेश होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वाव साकिन होना ज़रूरी है, फिर उसके पिछले हर्फ पर
پیش کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا مدہ ہے، یا مدہ کے لیے پہلے شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا مدہ کے لیے بھی یا ساکن ہونا ضروری ہے۔ یا کے اوپر جازم آئے گی تو یا ساکن ہو جائے گا، یا ساکن کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے ان کی پہچان۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ حروف مدہ کی کیا پہچان ہے؟ جواب، الف سے پچھلے حرف پر زبر آئے گی تو الف مدہ ہوگی، واو ساکن ہوگی اس سے پچھلے حرف پر پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگی، یا ساکن ہوگی اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی پہچان ہوگی۔ تو اب ہم نے پڑھنا کیسے ہے حروف مدہ کو؟ پڑھنا کیسے ہے؟ تو سوال نمبر 4 کیا بنتا ہے؟ حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب، حروف مدہ کو کھڑی حرکات کی طرح، جیسے ہم نے کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا ہے، اسی طرح حروف مدہ کو کھڑی حرکات کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کھڑی حرکات کو پڑھا ہے اسی طرح حروف مدہ کو بھی کھڑی حرکات کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے جوڑ کریں گے؟ با کو الف سے ملانا ہے کیونکہ با کی حرکت کیا ہے؟ زبر ہے، تو الف سے ملایا تو الف مدہ بن گئی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ با الف زبر با، ٹھیک ہے، 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح با ساکن تھی، واو ساکن تھی تو پچھلے حرف پر پیش تھی تو واو مدہ بن گئی، با کو واو مدہ سے ملائیں گے، با واو پیش بو، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا ہے ایک الف کی مقدار۔ اسی طرح با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوڑ کرنے کی ترتیب ہے، تو بغیر جوڑ کے کیسے بنے گا؟ با بو بی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے ان کی تعریف پڑھی ہے، تو کل انشاءاللہ اس پوری تختی کی ہم مشق کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔